नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएचडी पीएचडी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और अगर आप जो स्टेट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटी वाला जो एग्ज़ाम है उसके आगे जो आपके जून में होने की संभावना रहेगी, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आपके सीईटी वाला और स्टेट सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसमें सबसे पहले हम जो हरियाणा जी के जो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करेंगे, और उसके बाद में फिर जो अन्य सब्जेक्ट है उसे हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, क्या कह देते हैं जिसे हुड्डा, तो इनके द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किन के द्वारा की जाती है। तो ये क्षेत्रीय प्रशासक है, मुख्य प्रशासक है, संपदाधिकारी या फिर अध्यक्ष के द्वारा। तो जो हुड्डा है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और किन के द्वारा की जाती है ये देखरेख, और जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो जो क्षेत्रीय जो प्रशासक होते हैं इनके द्वारा। और हुड्डा जो है इसका मुख्यालय है पंचकुला में। तो पंचकुला जो है वहाँ पर इनका मुख्यालय है। और स्थापना की बात करें तो 13 जनवरी को हुई थी, 13 जनवरी 1977 में। और 2017 में जो हुड्डा है इसका नाम बदलकर, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके नाम पर है इनका नाम, तो हुड्डा जो है इसका नाम बदलकर फिर HSVP कर दिया गया था। HSVP ये वाला जो है इसका नाम कर दिया गया था। तो हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासक की देखरेख जो है की जाती है क्षेत्रीय प्रशासक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, 20वां, 25वां, 22वां या फिर 21वां। तो वैसे तो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां है, तो यहाँ पर जो HSC जो इसको मानता है 21वां राज्य है। नेक्स्ट आ जाता है, यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के 6ठे दिन किया जाता है और इसे नाम दिया गया है। तो कौन सा नाम है, गंगोरे, चौपैया, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं छड़ी, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं छठी नृत्य, ऐसे लिख लेते हैं। तो यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के 6ठे दिन किया जाता है। तो कौन सा है, छठी नृत्य। तो कौन सा है, छठी, नाम से भी आप देख सकते हैं 6ठे दिन होता है, तो छठी, छठा, तो 6ठे दिन ये होता है, खिचड़ी इसमें बांटी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है, अंबाला में है, करनाल में, सोनीपत में या फिर रोहतक में। तो पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर है, और ये करनाल में है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। और ये तो पूर्वी क्षेत्र का बात हुई है, यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये तो करनाल में है। और अगर पश्चिम वाला आ जाता, पश्चिम वाला, पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी की अगर हम बात करें तो ये बावल रेवाड़ी में है। कहाँ पर, बावल रेवाड़ी में, तो ये यहाँ पर पश्चिम का है। तो पूर्वी का करनाल में है और पश्चिम वाला जो है ये बावल रेवाड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर को माना गया है, तो घग्गर, यमुना, सरस्वती या फिर मारकंडा। तो किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर को माना गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो कौन सी है, यही यमुना नदी है। तो यमुना नदी का उद्गम जो है ये चंपासर जो ग्लेशियर है वहाँ से माना गया है। और यमुना नदी राज्य की सीमा में क्लेशियर नामक जो स्थान है वहाँ से प्रवेश करती है। क्लेशियर कहाँ पर है, यमुना नदी। सोम, पथराला, बूढ़ी गंगा यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो चंपासर ग्लेशियर का संबंध किससे है, यमुना नदी से।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का इनमें से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करता है। तो कौन सा जिला जो सीमा दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, चरखी दादरी, फतेहाबाद, करनाल या रेवाड़ी। तो कौन सा है, तो ये चरखी दादरी है। चरखी दादरी और रोहतक, चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे हैं जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो पंचकुला है इसमें कौन सा सत्य नहीं है इनके बारे में। हरियाणा में के 17वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। पिंजौर पंचकुला का ही हिस्सा है। यह जिला किसी भी बारामासी नदी से रहित है और यह जिला क्षेत्र में स्थित है जहाँ कोई भूकंप नहीं आता है। तो एक बात जो है यहाँ पर इनके बारे में जो बतलाई गई है वो सही नहीं है। तो कौन से वाली है, अब ये जो ऑप्शन डी में जो दी गई है कि यहाँ पर कोई भी भूकंप नहीं आता है, तो ये बात जो है यहाँ पर गलत है। तो इसके अलावा देखें तो हरियाणा 17वें जिले के रूप में यह गठन किया गया था और किसी भी बारामासी नदी से रहित है ये, और यह जिला राज्य का सबसे अधिक भूकंपीय प्रभावित जिला है। यहाँ पर पहाड़ होंगे तो वहाँ भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर इसमें गलत है। और अगर हम यहाँ पर पंचकुले की बात करें तो इसकी जो स्थापना ये 15 अगस्त 1994 को हुई थी और चंडीगढ़ की तरह पंचकुला भी एक नियोजित शहर है। शहर में मौनी की पहाड़ियाँ हैं और जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1514 मीटर ऊंची है जिसका नाम है करोह। और इसका कुछ भाग वनों से ढका हुआ और पास में रेतान वन्य जीव अभयारण्य तथा 1975 में स्थापित वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र जहाँ पर गिर प्रजनन केंद्र और गिद्ध प्रजनन केंद्र ये 2006 में स्थापित हुआ था। और पंचकुला में योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है और जो सुखना झील और टिकरताल झील है ये भी पंचकुला में है। तो ये जैसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ये है यहाँ पर कि हरियाणा में घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेल्ली कहा जाता है, नेल्ली कहा जाता है। बी कथन है हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर के नाम से जाना जाता है, घर। अब कौन से वाली बात यहाँ पर सही है, इसमें कौन सी गलत है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कथन ए वाली जो बात है वो तो सही है, बी वाली यहाँ पर गलत मानी गई है। तो हरियाणा में घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नल्ली कहा जाता है, ये बात ठीक है। और घग्गर नदी के द्वारा निर्मित नालों को क्या कहा जाता है, चौ कहा जाता है, चौ। तो घग्गर नदी के द्वारा निर्मित नालों को चौ कहा जाता है और मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है, बेट। तो मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है, न कि घर। और घग्गर नदी के द्वारा निर्मित नालों को चौ कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाएगा, चौ, और मारकंडा वालों को बेट कहा जाएगा। तो हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेल्ली कहा जाएगा और घग्गर नदी द्वारा निर्मित नालों को चौ। तो बाढ़ के मैदान अगर आ जाए, बाढ़ के मैदान को तो नेल्ली कहा जाएगा, लेकिन अगर नाले हो यहाँ पर, नालों को फिर उनको चौ कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित हुई थी, गरोंडा, उच्छा माजरा, गन्नौर, गुड़गांव में। तो भारत इजरायली बागवानी परियोजना और यह हुई थी गरोंडा में। गरोंडा करनाल के अंतर्गत आता है, एक बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल गरोंडा करनाल में है। नेक्स्ट है हरियाणा में बने खादर और नैली का मतलब क्या है, रेतीला रेगिस्तान, पथरीला पर्वत, डेल्टा या संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान। तो खादर या फिर नैली का अर्थ क्या लिया गया है, और इनके अर्थ की बात करें तो ऑप्शन डी से रहेगा संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान।
तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाता है नूह जिला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया था? नूह, गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद या पलवल। तो किस जिले को मिलाकर बनाया गया था? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा इसमें बी वाला। तो पहला और तीसरा जो है यहाँ पर माना गया है, तो इसमें गुड़गांव और फरीदाबाद ये वाले हैं। गठन कब हुआ था? 20वें जिले के रूप में गठन हुआ था इसका, नूह का। और कब हुआ था? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल और 2005 में इसका गठन हुआ था नूह जिले का। नूह जिला जो गुड़गांव और फरीदाबाद से करके बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया था? रानी जो थी राम कौर, इनकी अक्षमता के कारण, चांद कौर की मृत्यु के कारण, राजा अजीत सिंह के द्वारा विद्रोह के कारण या नवाब जबीद खान के द्वारा विद्रोह के कारण। तो रानिया रियासत को ब्रिटिश इंडिया कंपनी में मिलाने का जो कारण था, इनमें कौन से वाला था? और इसका कारण था ऑप्शन डी में, नवाब जबीद खान के द्वारा विद्रोह के कारण रानिया रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गई थी 1818 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो हरियाणा की किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? जींद, पानीपत, बहादुरगढ़ या फिर दुजाना। तो कौन सी थी? ये थी जींद। अगला क्वेश्चन है टिपरा पहाड़िया हरियाणा में किस नदी के उत्तर में है? घग्गर, मारकंडा, यमुना या सरस्वती चोटा। तो टिपरा की पहाड़ियाँ किस नदी के उत्तर में है? और ये मानी गई है घग्गर में। तो घग्गर नदी टिपरा और मोरनी की पहाड़ियों को अलग करती है। घग्गर जो नदी है वो टिपरा और मोरनी की पहाड़ियों को अलग करती है, और टिपरा पहाड़ियाँ घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की झील का निर्माण 1958 में ली कार्बोजियर की देखरेख में हुआ था और 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। तो ये जो झील है ये कहाँ पर है? चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या फिर करनाल में। तो इस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बोजियर की देखरेख में हुआ और 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो यह है चंडीगढ़ की। तो झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। और कौन सी झील? सुखना झील, जो उसकी बात यहाँ पर ये हो रही है। सुखना झील जो थी इसका निर्माण हुआ था 1958 में ली कार्बोजियर की देखरेख में, और फिर 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि से घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? मानसून के मौसम में होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा, केवल दोपहर में होने वाली वर्षा या वर्षा के अलग अलग समय पर होने वाली समवहनीय बारिश। मावठ वर्षा क्या है? अब मावठ वर्षा का मतलब है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बरसात से। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है इसको मावठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक स्टेट ये कहाँ पर है? रोज का मेव फरीदाबाद, सोनीपत, मानेसर या फिर गुड़गांव में। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है डी वाला। तो कहाँ पर है ये? गुड़गांव में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखराकोट स्थल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? खोखराकोट रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर या फिर पंचकुला। तो खोखराकोट जो है स्थल ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है? और इसका संबंध है रोहतक से। तो हरियाणा में सिक्के डालने के जो सांचे हैं वो खोखराकोट से मिले थे। खोखराकोट कहाँ पर है? रोहतक में। तो सिक्के डालने के सांचे ये रोहतक से मिले थे, और 10वीं सदी के हिंदू राजा थे सामंत देव, इनके सिक्के खोखराकोट से मिले हैं।
और 1938 में बीरबल साहनी ने इन सिक्कों की खोज की थी। तो खोखरा कोट स्थल का संबंध रोहतक से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? तो इसमें 3, 4, 2 या फिर 1 है। तो आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई है आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। और सी आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मतलब 2 आ जाती है इसमें। तो कौन कौन सी है? एक तो है सुल्तानपुर और दूसरी है भिंडावास। कौन सी? भिंडावास, जो जज्जर में है भिंडावास का प्रवास। तो ये 2 हैं, सुल्तानपुर एवं भिंडावास। तो इन 2 आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है। तो ये तो हमारे थे आपके जो हरियाणा जी के वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके बाद फिर जो आपके इंग्लिश ग्रामर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है तो वही है। तो फियर ऑफ क्लोज स्पेस आपने बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो इसके अगर हम यहाँ पर अर्थ को देखें तो फोटोफोबिया, ऑक्टोफोबिया, एग्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, तो कौन सा डर है? और इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन डी से लिया गया है। अब ये जो यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया जो है ये इसका मतलब होता है बंद स्थान का डर, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, मतलब बंद स्थानों का डर। फोटोफोबिया जो है इसका मतलब है प्रकाश से डर, फियर ऑफ लाइट। ऑप्टोफोबिया जो है इसका मतलब है आंखें खोलने का डर, ऑप्टोफोबिया। एग्रोफोबिया जो है इसका मतलब होता है सार्वजनिक स्थान पर जाने का डर। तो ये जो यहाँ पर आया था फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, तो इसका मतलब है बंद स्थानों का डर। तो क्लस्ट्रोफोबिया यहाँ पर इसका सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3। तो हमें इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि यह देश 3 हिस्सों में कैसे बटा था। तो जब हम इसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, कौन से वाला सी आंसर इसका रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो वी से शुरू हो जाएगा, वी आर। तो क्या होगा? वी आर टोल्ड बाय, वी आर टेल का टोल्ड हो जाएगा, वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस। We are told by historians how this country was divided into 3। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, ये वाला, we are told by historians how this country divided into 3, तो इसमें होगा। तो यहाँ पर टेल को टोल्ड में चेंज किया गया है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक। द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज ए मेन विच आर बुल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। तो जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनका उपयोग कंप्यूटर चिप्स में मुख्य काम के रूप में प्रयोग में आते हैं, या ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर चिप्स में मुख्य रूप में किया जाता है जो कंप्यूटर के हिस्सों में बनाए जाते हैं, विच आर बुल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन से वाला सही बनेगा इसमें? अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, क्योंकि करेक्टली सही वाला ही बताना है। कंपोनेंट्स जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है तो इसी को सही माना गया है। कंपोनेंट्स का मतलब हिस्सा। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर चिप्स में मुख्य हिस्से के रूप में किया जाता है
तो इसकी स्पेलिंग सही है COMPONENTS, कंपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन है पार्ट्स of a sentence are given below in jumble order. Select the option that arrange the part in the correct sequence to form a meaningful sentence. तो इनको क्या है, ये जो लाइनें हैं ये आगे पीछे, इनको सही हमने करना है। और क्या कहा गया था, टेक्नोलॉजी इरिलेवेंट एंड इट इज ट्रांसफॉर्म द वे एवरी एक्सेप्ट ऑफ आवर लाइफ्स वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। मतलब पर जो प्रौद्योगिकी है इन्होंने क्रांति ला दी है और इसने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है, जिस तरह से हम संवाद करते हैं और जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन से वाला जहाँ सही क्रम रहेगा, तो सही क्रम जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, POQR। तो इसको क्या इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो विपरीतार्थक जो विलोम उल्टा शब्द यहाँ पर बताना है। द डैश टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल लाइट्स, हाउस रोड इंट्रिया सेरेमनी। तो सुंदर रोशनी की मंद रोशनी से इसे सजाया गया था स्थान को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विपरीतार्थक विलोम उल्टे में। अब इसमें अगर हम देखें तो जो सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है एग्जिट का। एग्जिट मतलब बाहर निकलना और एंट्री मतलब प्रवेश करना। तो द एंट्री टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल लाइट्स। प्रवेश जो था सुंदर रोशनी की मंद रोशनी से सजाया गया था। मतलब जो द्वार कह सकते हैं आप, एंट्री प्रवेश द्वार, वो रोशनी से सजाया गया था, क्योंकि विपरीतार्थक बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ जो हुआ है केयर ए हैंड, इसका मतलब क्या होता है। एक मुहावरा है बिल्कुल परवाह न करना, केयर ए हैंग बिल्कुल परवाह न करना, या फिर क्या देते हैं कि रुचि न दिखाना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, हैंगिंग क्लॉथ्स टू ड्राई, पुटिंग ऑन आउटफुट ऑन ए हैंगर, कैरिंग टू मच, शोइंग नो इंटरेस्ट। तो केयर ए हैंग मतलब रुचि न दिखाना। अब इसका देखें तो कौन से वाला सही आंसर रहेगा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी वाला इसका जब माना गया है, शोविंग नो इंटरेस्ट, मतलब कोई भी जो दिलचस्पी जो है वो ना दिखाना। तो शोविंग नो इंटरेस्ट मतलब केयर ए है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। Company will launch the new product next month and they are already promoting it through various marketing channels. कंपनी अगले महीने नया उत्पाद जो है वो लॉन्च करेगी और वे पहले से ही इसे विभिन्न मार्केटिंग चैनलों के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा। The new product will be launched by the company next month and it is already being promoted through। तो सही बताना है इसमें सही कौन से वाला बनेगा। अब सही की अगर हम देखें तो कौन से वाला है इसमें सही, तो सही अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो है ऑप्शन ए वाला इसमें सही बनेगा। तो ए वाला ही सही बनेगा। The new product will be launched by the company next month and it is already being promoted through various marketing channels। तो ये वाला जो है इसमें सही बनेगा, ऑप्शन ए वाला, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो विल लॉन्च को विल बी में हम चेंज
कर लेते हैं, विल के साथ बी का प्रयोग हो जाता है। और आर जो है, आर की जगह बीइंग, इज बीइंग। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा यहाँ पर इसका बताना है मैकेनिकल का। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक को कह देते हैं, तो सैरगुरेट, ऑटोमेटाइज्ड, मैनुअल या येली। तो क्या मतलब है इसका? अब मैकेनिकल का जो विलोम जो होगा यहाँ पर वो मैनुअल होगा। तो कौन सा होगा? मैनुअल मतलब हाथ से। एक ऑटोमेटिक होती है, जैसे कार से लगा लो, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल। एक में आप अपने हाथ से गियर लगाते हैं और एक में गियर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल जो है इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो अगर हम देखें तो मैनुअल जो है, इससे ये इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सोलोमन रेपुटेशन एज ए अकाउंटेंट इज टेंटलेस। सोलोमन की अकाउंटेंट के रूप में प्रतिष्ठा जो है वो दागदार है। अब ये टेंटलेस जो यहाँ पर आया है, फ्लो डोविस, फॉल्टलेस या इनोसेंट, कौन सा है इसका सही? अब इसका जो है यहाँ पर जब हम बनाएंगे अंडरलाइन वाले का, तो इसका अर्थ कौन सा है यहाँ पर? इसका अर्थ जो ऑप्शन ए से लिया गया है। तो फ्लो, तो यहाँ पर इसका जो है ऐसे भी हो सकता है, जैसे सोलोमन है इसकी प्रतिष्ठा दाग रहित है, तो दो अर्थ यहाँ पर निकल जाते हैं इसकी। तो यहाँ पर जब फॉल्टलेस भी हो सकती है, मतलब कोई दाग नहीं है उसके ऊपर, दाग रहित कह सकते हैं आप। तो ये वाला भी इसका बन सकता है, बी वाला। नेक्स्ट है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। किसमें गलती है? माय सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वाज 23। मेरी बहन जूलियट शादीशुदा हो गई जब वह 23 साल की थी। तो यहाँ पर देखें तो कौन से वाले में इसमें गलती है? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी वाले में है, एज हर। तो एज हर जो है यहाँ पर इसके स्थान पर व्हेन सी, जब वह हुई थी, व्हेन सी इसका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इनका प्रयोग होता है। तो व्हेन का प्रयोग उस समय इंगित करने के लिए किया जाता है जिस समय कुछ घटित हुआ हो। व्हेन सी, तो मेरी जो बहन है जूलियट, उसने तब विवाह किया था जब वह 23 साल की थी। तो ये हो जाएगा इसमें। व्हेन सी, तो या तो यहाँ पर ये ऐसी की जगह पर व्हेन सी होगा, व्हेन सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ए ऑफ ए वर्ड। तो यहाँ पर ए शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ ए बुक दैट लीड्स और एक्सप्रेस द मेन पार्ट। एक किताब जो मुख्य भाग की ओर ले जाती है या उसकी व्याख्या करती है। अब ये फॉरवर्ड है, कंक्लूजन है, पोस्टस्क्रिप्ट है या पैराफ्रेज है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका? ए वाला फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मतलब एक किताब का बाह्य हिस्सा होता है जो मुख्य सामग्री से पहले आता है और उसका परिचय देता है। तो फॉरवर्ड जो यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू एक्सप्लेन द मेन पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक जो है यहाँ पर गलत है, इसमें सही नहीं है, इनकरेक्टली है।
गलत वर्तनी वाला। अब गलत है यहाँ पर कौन से में गलत है, और ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है वेरी फेल्टी, ये वाला। तो क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था, VERI FIABILITY वेरीफाइएबिलिटी, ये होना चाहिए था। तो इस कारण से गलत है। VERIFIABILITY ये वाला होना चाहिए था। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। अभी जो एबिलिटी जो है मतलब योग्यता, तो इसका बताना है। तो इसका एस्ट्यूट, एप्ट्यूट, एल्ट्यूट या एटीट्यूड मतलब क्या है इसका। मायरा के पास गणित के लिए क्षमता है, एबिलिटी योग्यता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो सी वाला इसका बनेगा, एप्ट्यूट बनेगा। और ये क्या देते हैं, प्रतिभा को, मतलब उसके पास प्रतिभा है, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, चॉइस बिटवीन टू अनसैटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर बताना है दो असंतोषजनक विकल्प के बीच का चयन। कौन से वाला है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, डिलेमा, ये वाला। इसका मतलब होता है दो कठिन विकल्पों के बीच चयन करना। तो दो कठिन विकल्पों के बीच चयन करना, तो ऑप्शन जो इसका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो यहाँ पर भी एक में गलती है, द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। तो जो सुपर मार्केट जाओ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला है। अब इसमें देखें तो कौन से में है, एक में गलती। और गलती को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला जो है स्टिल 10 PM, इसमें यहाँ पर गलती है, क्योंकि स्टिल नहीं होता है, टिल होता है। तो एस यहाँ पर गलत लगा हुआ है, स्टिल की जगह टिल होना चाहिए था, मतलब 10 तक। तो सुपर मार्केट सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती है, तो टिल होता है मतलब 10 बजे तक, न कि स्टिल। एक चुराने वाला भी होता है, तो ये स्टिल दूसरा है, तो TILL होना चाहिए था तक, मतलब 10 बजे तक खुलती है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। दूसरों को एक अच्छा अभ्यास बताने के लिए आनंद लेना अच्छा विचार नहीं। स्पिल द वर्ड्स, ओपिनियन, स्पिल द कैट या स्पिल द बीन्स। अब इसका सही बताना है यहाँ पर कौन सा है। दूसरों को एक अच्छा अभ्यास बताने के लिए आनंद लेना अच्छा विचार नहीं। अब इसमें जो यहाँ पर माना गया है, तो ऑप्शन जो डी में है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, ये मुहावरे थे। टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, दूसरों की जो गुप्त रहस्य जो है उसको बताना। तो स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य खोलना कह देते हैं जिसको, दूसरे की गुप्त बात को बताना, रहस्य खोलना। तो स्पिल द बीन्स, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो किसी की थी वो बता दी। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो समानार्थक जो आपने बताना है, द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्ट मिसलीडिंग नैरेटिव ऑन पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रिटीज इंक्रीज द व्यूअरशिप। तो भ्रामक दिनों में मीडिया जो कथाएं हैं राजनीति और हास्य पर बनाती थी,
ताकि दर्शकों की संख्या बढ़े। तो ऐसी है, अब भी ऐसी है, सिर्फ दर्शक देखने से मतलब है, उस पर क्या दिखाया जा रहा है ये नहीं। तो सिंसियर, ट्रू, कैंडिड या मेंडिशियस। अब यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो ऑप्शन डी वाला है, मेंडिशियस। मेंडिशियस जो है ये कह देते हैं मिथ्याभाषी को, झूठ बोलते हैं जो, नो टेलिंग दी ट्रूथ, बेईमानी। क्योंकि सिंसियर ईमानदारी को कह देते हैं, ट्रू मतलब सच, कैंडिड ये सत्यवादी होता है, तो मेंडिशियस हो जाएगा इसका मिथ्याभाषी। मेंडिशियस मतलब झूठ। तो क्योंकि समानार्थक बताना था मिसलीडिंग का, तो ये मेंडिशियस हो जाएगा, सच झूठ। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडरस्ट्रक बाय द डैश ऑफ द कॉइन, वेट, वाइट, वाइड या वाइड। क्या आएगा इसमें? यात्री का समूह सिक्के के डैश से आश्चर्यचकित था। किससे था? अब ये वेट है, ये वाइट है, वाइड भी। किससे आश्चर्यचकित था? तो वो था वेट से, मतलब वजन से। तो यात्री का समूह सिक्के के वजन से आश्चर्यचकित था। तो यहाँ पर वेट हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है, WEIGHT। क्योंकि वंडरस्ट्रक क्या होता है? वंडरस्ट्रक मतलब हैरानी, आश्चर्यचकित। तो इसका बनेगा वेट मतलब वजन। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका क्या समानार्थक आपने बताना है एवेलुएट का। अब जब हम इसका समानार्थक देखेंगे तो मिसजज, यूनिटी, एसएस, मिसकोट। अब इसका जो है ये एवेलुएट बनेगा, मतलब एवेलुएट जो है मूल्यांकन करना जो है, तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला बन जाएगा, ये वाला एसएस। क्योंकि एसएस मक्का देते हैं उसको आकलन करने को, और ये भी एवेलुएट करना मतलब मूल्यांकन करना वही होता है। एसएस ये भी वही है, आकलन करना। एवेलुएट मतलब वही हो गया, और मिसजज मतलब अन्याय करना। यूनिटी एकता कह देते हैं। मिसक्योट ये गलत जो उदाहरण जो है उसको कह देते हैं। तो इसका समानार्थक बताना था एवेलुएट का, तो यही हो जाएगा मूल्यांकन करना। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर ए वॉक। वे हमेशा घर पर रह सकते थे या टहलने जा सकते थे। तो हैड बेटर, नॉट ओनली, नेदर या एदर, किसका प्रयोग यहाँ पर सही इसमें रहेगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है इसमें ऑप्शन सी भी आ सकता है, ये वाला एदर। तो ये आ जाएगा इसमें एदर, क्योंकि वे हमेशा घर पर रह सकते थे या टहलने जा सकते थे। तो ऑलवेज की जगह हम एदर जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, या तो घर रह सकते हैं या फिर टहलने जा सकते हैं। तो ऑलवेज की जगह एदर का हो जाएगा या तो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, जो रीजनिंग वाला जो पार्ट है उससे आ जाता है, और इसमें जो आपने सही बताना है, जिस प्रकार से ACEG ये DFH बना है, इसी प्रकार से जो यहाँ पर इसका आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जैसे A है, A से D तक 3 अल्फाबेट आ जाते हैं, ABCD। इसी प्रकार से जो हम देखेंगे C से F में,
सी से एफ में भी 3 है। इसी प्रकार से ई एफ जी इसमें भी 3 है, जी एच आई जे के इसमें भी 3 है। तो सेम जो क्रम है वो आपने यहाँ पर चलाना होगा। तो ऐसे ही जेड है। अब जेड से 3 हम करेंगे तो कौन सा बनेगा? डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और एक्स को देखें तो एस एस टी यू वी यही होता है। तो डब्ल्यू कौन से में है? इसमें है बस। और वी का देखें तो एस टी यू वी ऐसे होता है। और टी का अगर हम देखें एम पे क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी ऐसे होता है। तो यही बन जाएगा डब्ल्यू यू एस क्यू, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूपता पूर्ण कीजिए। तो समरूप बताना है यहाँ पर 8, 28 और 27। तो इसमें अगर हम देखें जैसे 2 का वर्ग है 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे होता है। और 3 का 3 तिया 9 तिया 27 ऐसे होता है। और ये 28 कैसे आया है? तो 3 तिया 9 तिया 27 में 1 प्लस किया गया है तब जाके 28 हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं। फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 और 1 65 ऐसे हो जाएगा। फिर ये तो इस आधार पर जा कौन सा बन सकता है? ये वाला। तो ऐसे है 28। ये 4 जैसे 4 की है मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 3 का है 3 तिया 9 तिया 27 और 1 28। 3 तिया 9 तिया 27 बन गया। फिर प्लस में 1 4 का 4 चौके 16 चौके 64 65। नेक्स्ट आ जाता है शब्द चुने जो समूह में अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता है। अधिकेंद्र, क्रेटर, भूकंप विज्ञान, रिएक्टर, पैमाना। तो अलग है इसमें एक कौन सा? ये वाला क्रेटर, क्योंकि क्रेटर जो ये ज्वालामुखी है और बाकी सारे भूकंप वाले हैं मापने के अंदर। तो क्रेटर अलग है। नेक्स्ट है वह संख्या चुने जो अन्य से अलग है। 48, 51, 12, 36। अब अलग है, कौन सी अलग है इसमें? तो ये वाली अलग है 51, क्योंकि इसको छोड़कर जो सारी संख्याएं हैं यहाँ पर 12 के गुणज है। 12 चौके 48, 12 36, 12 कम 12। तो ये 51 जो है ये अलग है। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला है यहाँ पर 6, 36, 72 का छठा पद कौन सा वाला बनेगा? अब जैसे 6 को 6 से करते हैं हम तो 36 होता है। फिर आगे 36 को 2 से करेंगे, 36 दूनी 72 हो जाएगा। फिर 72 जो है इसको 12 से करेंगे 864 हो जाएगा। फिर 864 जो है इसको हम 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 25 92। और फिर हम 25 92 जो है 25 92 और इसको करेंगे 18 से, फिर हो जाएगा ये 466 56। तो 466 56 ऐसे बनेगा, ऑप्शन ए बना। तो श्रृंखला का जो छठा पद है वो बताना था। तो यहाँ पर जैसे 6, 36, फिर 72 बना है, 6, 36, 72। इसी प्रकार से फिर आगे का बताना था, तो ये वाला हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर। तो दिए गए विकल्प में से जो लुप्त पद है वो आपने बताना है। तो लुप्त इसमें कौन सा है? FL, आपके GI या GH लुप्त बताना है। और इसको अगर हम देखें तो BCD ऐसे है, BCDE। तो कौन सा होना चाहिए? F यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इससे बाद फिर देख लेते हैं X,
यू आर ओ, तो ऐसे हो जाएगा MNO PQRSTUVWX। तो ये ऐसे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा LMNO, ये वाला आ जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ये वाला। तो यहाँ पर 3-3 का अंतर है, 3-3 का। नेक्स्ट आ जाता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माता के पति की माता है। तो उस औरत का राजन से क्या संबंध है? उस औरत की बेटी जो मेरी माता के पति की माता है, मेरी माता के पति की माता, तो उस औरत का राजन से क्या संबंध है? तो क्या संबंध हो सकता है? उसकी चाची और बुआ का संबंध उसका हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, एक का पुत्र डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? अब ये किस प्रकार से संबंधित है? तो ए बी का भाई है, सी और डी बहनें हैं, तो ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। बी सी बतानी है, तो क्या बनेंगे, बी सी का चाचा बनेगा। नेक्स्ट है, एक मजदूर टैक्सी द्वारा यात्रा करने के लिए ₹15 प्रति किलोमीटर का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹5 का दावा कर सकता है। यदि एक सप्ताह में वह 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ₹500 का दावा करता है, तो कितने किलोमीटर टैक्सी द्वारा यात्रा करता है? तो यहाँ पर क्या है, माना टैक्सी से की गई यात्रा x किलोमीटर की हो जाएगी। पर्सन के अनुसार यहाँ पर देखें तो मुझे टैक्सी द्वारा यात्रा करने के लिए ₹15 प्रति किलोमीटर का दावा करता है। तो ये हो जाएगा x प्लस में 15 प्लस सप्ताह में 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ऊपर 500 लेता भी है। तो हो जाएगा 80 माइनस x गुणा में 5 बराबर 500। तो कितना हो जाएगा, 15x प्लस में ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये 400 माइनस में 5x बराबर 500। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गाय और मुर्गियों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से पैरों की संख्या 14 अधिक है। तो गायों की संख्या, गाय और मुर्गियां हैं एक समूह में, सिरों की संख्या के दोगुने से पैरों की संख्या 14 अधिक है। मतलब सिरों की संख्या के दोगुने से पैरों की संख्या 14 ज़्यादा है। तो गाय की जो संख्या वो बतानी है। अब गाय की संख्या कितनी है इसमें, तो ये 7 होगी। तो माना गाय को x मान लो और मुर्गी को y। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या, सिरों की संख्या के दोगुने से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y कितने हैं, 14 अधिक है, प्लस 14 और 4x प्लस में 2y, 4 पैर और 2 मतलब सिर। तो 4x प्लस में 2y, 2 गुणा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y प्लस में 14 बराबर यहाँ पर 4x प्लस में 2y
तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 2x बराबर 14 प्लस में 2y माइनस में 2y। तो 2x बराबर कितना होगा? 2x बराबर हो जाएगा 14 और x बराबर 7। नेक्स्ट है, चिन्हित संख्याओं के साथ कागज को एक घन में मोड़ा जाता है तो 5 के विपरीत कौन सी आएगी? अब 5 के विपरीत कौन सी हो सकती है इसमें? तो यहाँ पर क्या है, 2 के विपरीत कौन सा होगा? ये 3 और 1 के विपरीत 4, तो 5 के विपरीत 6, ऐसे ही होगा ऑप्शन डी वाला। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ऐसे ही होगा ये। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसमें आपने एक अलग बताना है, मॉनिटर है, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड और स्टेबलाइजर। तो कौन सा अलग है इसमें? मॉनिटर, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड ये सारे एक ही जैसे हैं, स्टेबलाइजर विद्युत से संबंधित है, ये अलग है। नेक्स्ट है, कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, मतलब ऐसे। अब कौन से वाला है इसमें? तो ये वाला, क्योंकि दो जो है घन बिना मोड़े हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है, राम और श्याम ने वर्ष 1989 में 3000 रुपये बचाए। 1990 में राम ने 1989 की अपेक्षा 8% अधिक बचत की। उन्होंने साथ में कुल 5000 रुपये बचाए। तो श्याम ने 1989 की अपेक्षा 1990 में लगभग कितने प्रतिशत कम बचत की थी? तो कितने प्रतिशत की थी? और ये थी 41%। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर टुकड़े हैं, इनकी कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? इनसे, इन टुकड़े से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? अब इसमें देख सकते हैं आप कौन सी वाली आ सकती है। इसमें त्रिभुज भी है। अब अगर हम इसमें देखें, इस त्रिभुज को अगर हम रखते हैं तो ये वाली जो आकृति है यहाँ पर आ सकती है, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो यही सी आंसर हो जाएगा इसका, यही वाली आ सकती है इसमें, क्योंकि इस प्रकार से तो कोई है नहीं, ये इस प्रकार की भी नहीं है। तो ये वाली जो है यहाँ पर, ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, आकृति में जो त्रिभुज है उनकी संख्या यहाँ पर बतानी है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अब इसमें जो यहाँ पर त्रिभुजों की जो संख्या है ये कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज को देखते हैं तो बड़ा त्रिभुज हमें इसमें एक दिखाई दे रहा है, और जो आंतरिक त्रिभुज है वो 3 है। मध्य का त्रिभुज 1 हो जाएगा, और मध्य त्रिभुज के अंदर के त्रिभुज ये 6 हो जाएंगे। तो इन्हें जब जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 11। और ये जो मध्य का जो त्रिभुज है इसमें कुछ और भी है। मध्य त्रिभुज के अंदर के जो त्रिभुज हैं ये 6 हैं। ये कितने हैं? 6। आंतरिक त्रिभुज तो मध्य त्रिभुज के अंदर के छोटे त्रिभुज तो हो जाएंगे ये 6, और मध्य त्रिभुज के बाहर के त्रिभुज ये भी 6 ही हैं, ये भी 6 हैं।
तो ये हो जाएंगे 11 और 12, 23 हो जाएंगे। अब 23 है नहीं, तो इसमें 23 का लगता हुआ 22 ये वाला हो जाएगा। तो फिर ये सी आंसर हमारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के प्रधानाचार्य को खाने के विवरण के दौरान विद्यालय प्रांगण में बदमाशी की शिकायत प्राप्त हुई और वह जांच करना चाहते हैं, स्थिति को शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए शिक्षकों से निकटता से ध्यान देने की को कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्रवाई की आवश्यकता है? 4 लड़कियों ने एक लड़की को घेर रखा और उसके बैग को काबू किया हुआ है। एक लड़की बिना निर्णय क्रिया चुपचाप बैठी है। 2 लड़के बास्केटबॉल खेलते हुए बहाना कर रहे हैं। 3 लड़के एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसकी स्कूल में अनुमति नहीं। तो कौन से वाला है? ये वाला। 3 लड़के जो एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसकी स्कूल में अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। कौन से वाला होगा जब जिसे आप शीशे के सामने रखोगे? तो अगर आप इसको शीशे के सामने रखते हैं तो ये जो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर चोंच है तो ये चोंच मतलब तीर उलट जाएगा। अब ये जो है ये भी आपकी उलट जाएगी। तो जब ये उल्टेगा तो इसमें ऑप्शन ए वाला फिर इसका बनेगा, ये वाला इसका बन के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्री रेलगाड़ी और बस में सर्वोत्तम चित्र को दिखाता है? कौन सा चित्र यात्री रेलगाड़ी और बस? अब यात्री का संबंध रेलगाड़ी और बस तो तीनों से है, क्योंकि तीनों का अपना संबंध है। यात्री रेलगाड़ी में भी बैठ सकता है, बस में भी बैठ सकता है। तो इनका संबंध इस प्रकार से बनेगा, तीनों का आपस में संबंध है, यात्री का रेलगाड़ी और बस से। नेक्स्ट आ जाता है, y के पूर्व में x है जो z के उत्तर में, यदि z के दक्षिण में p है तो y के किस दिशा में p है? तो यहाँ पर क्या है, y के पूर्व में x है। तो जैसे ये होती है दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। y के पूर्व में x है, y के पूर्व में कौन है? x, जो z के उत्तर में है, जो z के उत्तर में है, z के उत्तर में है। यदि z के दक्षिण में p है, यदि z के दक्षिण में p है, दक्षिण तो ये बनेगी। तो अगर z के दक्षिण में p है तो y के किस दिशा में p है? तो y के किस दिशा में p है? तो किस दिशा में आ गया? दक्षिण में है। तो कौन सी दिशा में होगा ये? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।